तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सेल स्ट्रक्चर की या सेल बायोलॉजी की, जो कि श्लाइडेन और श्वान की थ्योरी पर बेस है, और इसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सेल या कोशिका एक ऐसी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो कि बॉडी के बहुत सारे कार्य करती है। और इसी कोशिका की व्यवस्था को हम पढ़ते हुए ये जान चुके थे कि कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं। कोशिका के ये अंगक एक जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के अंदर तैरते हुए रहते हैं। इन कोशिका के अंगक को हमने बात करी थी एक एक करके, और सबसे पहले हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद हमने बात करी थी प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहा जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसके बाद हमने बात करी थी लाइसोसोम की। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, और इसके अंदर 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि कोशिका के अंदर से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके और कोशिका को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी राइबोसोम की, जो कि एक सबसे छोटी झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। और इसके बाद हम देख चुके थे कोशिका के और अंगक, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है, या कोशिका का स्केलेटन सिस्टम भी कहा जाता है। इसके बाद हमने बात करी थी कोशिका का एक और अंगक, जिसको कहे थे हमने गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने करी थी। और इसी प्रकार से इस बात को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कोशिका के 2 और महत्वपूर्ण अंगक। तो बिना किसी देर किए चलिए चलते हैं आज की क्लासरूम की ओर और देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन एस्कॉर्बिक एकेडमी। और पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कोशिका को लेकर के 6 अंगक की चर्चा कर ली थी, और आज हम एक 7 नंबर वाले अंगक की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है तारककाय। वैसे तो सेंट्रियोल यानी कि तारककाय से क्वेश्चन लगभग नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वीडियो लेक्चर के अंदर एक ऐसा लेवल लेकर के चल रहे हैं जहां पर जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बने तो भी आप आराम से उसको कर सकें। तो बात करते हैं तारककाय की। तारककाय की जो खोज हुई थी वो टी बोवेरी ने कही थी, और इसका इंग्लिश में नाम अगर हम कहें तो सेंट्रियोल भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले बात ये करेंगे कि सर तारककाय काम क्या करेगा या इसका वर्क क्या होगा। तो पहले मैं उससे पहले आपको एक बात और समझाना चाहूंगा कि जब हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर एक बात करी थी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, और इसी प्रकार से कोशिकाओं की वृद्धि होती रहती है, इसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन के समय पर जब सारे अंगक होते हैं और उन सारे अंगक को आपस में पकड़कर रखकर और बराबर जब वो डुप्लीकेट होते हैं, जब वो वापस से नए बनते हैं, तो उनको अंगक को पकड़कर ध्रुवों पर ले जाते हैं, और इस प्रकार का जो कार्य करते हैं वो करते हैं तारककाय। क्या कहा मैंने कि जब कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु बनाते हैं, इस एक प्रकार के फाइबर कह सकते हैं आप, इससे तर्कु तंतु बनते हैं जहां पर अंगक आपस में बंधे रहते हैं, और बाद में यही एक कोशिका विभाजन के अंदर अवस्था आती है, मेटाफेज अवस्था होती है इन विभाजन के अंदर, वहां पर तारककाय का रोल होता है। नाम से ही पता चल रहा है तारककाय मतलब कि 2 तारे या 2 ध्रुवों के ऊपर ये उपस्थित होंगे, और फिर इस प्रकार से वहां पर तर्कु तंतुओं का निर्माण करेंगे। क्या ये जो तारककाय होते हैं ये सारी कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर देखिए शैवाल होगा, यानी कि एल्गी वाली जो कोशिकाएं होंगी या एल्गी वाले जो सजीव होंगे, फंजाई कवक फफूंद होंगे वहां पर, ब्रायोफाइट्स नाम के जो जीव होंगे उनमें, या फिर एनिमल सेल की अगर अपन बात करें, जंतु कोशिकाओं की अगर अपन बात करें वहां पर, और अनावृत बीजी और आवृत बीजी पादपों को ही 2 भागों में अगर वर्गीकृत करेंगे। इस कोशिका वाले चैप्टर के बाद में मैं आपको एक अगले वीडियो लेक्चर के अंदर यह बताऊंगा कि इसी कोशिका के आधार पर हम जीवों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, या जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रेजेंट होगी तो उनको क्या कहेंगे, शैवाल हो गए, कवक हो गए। तो ये सारी बातें वहां पर समझ में आ जाएगी। अगर हम एक सीक्वेंस के रूप में चलते रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। लेकिन जो कोशिका का जो बेसिक वीडियो लेक्चर होता है, जहां से शुरुआत की जाती है, वो होता है हमारा साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी या कोशिका। तो पहले अपन इस बात को समझ लेते हैं, वापिस से इस बात पर ले जा रहा हूं कि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, जंतु कोशिका और अनावृत बीजी। अनावृत बीजी एक ऐसी कैटेगरी होती है प्लांट की जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे बीजे
ऐसे बीज हैं जो अनावृत हैं, और दूसरा इसको इंग्लिश में अपन कहेंगे जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट एक और इसका जो सेकंड वाला पार्ट आता है उसको कहते हैं अपन एंजियोस्पर्म, यानी कि आवर्त बीजी, जिनके बीजों के ऊपर एक प्रकार का आवरण पाया जाता है। तो अनावृत बीजी में पाए जाते हैं क्या? तारककाय केवल शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, जंतु कोशिका अनावृत बीजी में पाए जाते हैं, आवर्त बीजी में नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है अगर आपके पास क्वेश्चन के रूप में, तो वहां पर आप ये लगाएंगे कि इनके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन होगा तो वहां पर तारककाय नहीं पाया जाएगा। मुख्य कार्य को हम देख ही चुके हैं कि कोशिका विभाजन के समय तर्कतंतुओं का निर्माण करता है, और जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जिसको लेकर के अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी केंद्रक के सेंटर में एक केंद्रिका नाम की स्ट्रक्चर होती है, और उस केंद्रिका के द्वारा ही तारककाय का निर्माण होता है। तो निर्माण इसका केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। और तारककाय ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि तारककाय की खोज किसने करी? टी बोवेरी ने। तो यहां तक हमने लगभग सारे अंगक की चर्चा कर ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट या 8वां नंबर का जो हमारा अंगक बनेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है केंद्रक। तो बात करते हैं अब हम केंद्रक को लेकर के, या न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जो कि कोशिका के अंदर, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, कोशिका के अंदर सेंटर में एक जो अंगक पाया जाता है, इसको हम केंद्रक कह रहे हैं। क्या होता है इस केंद्रक का रोल और क्या काम करता है, इसी के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केंद्रक की खोज किसने करी। तो अब बात करते हैं केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज करी थी। और यहाँ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, या एग्जाम में कहें तो गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। क्या वहां पर पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने करी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी, प्रथम बार मृत कोशिका की खोज। और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज अगर पूछा जाए तो वहां पर आप ऑप्शन लगाएंगे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात यह कि सबसे बड़ा जो कोशिकांग होगा कोशिका के अंदर, वो केंद्रक होगा, सबसे बड़ा अंगक होगा ये। इसके अलावा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक वगैरह, ये केंद्रक की तुलना में थोड़े छोटे अंगक होंगे। नेक्स्ट क्या काम करता है केंद्रक या न्यूक्लियस? यह कोशिका में होने वाली जैविक उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब जितनी भी कोशिका के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाएं, जैसे कि श्वसन कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाएं, जैसे कि पोषण की क्रिया, या वहां पर अपन बात करते हैं कि कोशिका के अंदर जो श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, उत्सर्जन होने वाली जितनी भी क्रियाएं होगी, उन सभी को कंट्रोल करेगा। तो जो अगर अपन ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल करता है, कौन सा अंग कंट्रोल करता है? मस्तिष्क कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से अगर अपन केंद्रक को एक नया नाम देना चाहें तो वहां पर अपन ये कह सकते हैं कि यह कोशिका का प्रबंधक, क्या कहेंगे? कोशिका का प्रबंधक, कोशिका का प्रबंधक, या अपन इसको कह सकते हैं नियंत्रक, या इसको अपन कह सकते हैं कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ सेल, यह इसका एक नया नाम होगा। और इससे कई बार सीधा सीधा प्रश्न बन भी जाता है कि कोशिका का प्रबंधक, नियंत्रक या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा आपका वहां पे केंद्रक। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी कोशिका के अंदर क्रियाएं हो रही है उन सभी को ये कंट्रोल कर रहा है, या कौन सी क्रिया होगी नहीं होगी, इन सारी बातों को ये डिसाइड कर रहा है। नेक्स्ट, क्या केंद्रक सभी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है सामान्यतः सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होगी जिनमें केंद्रक अनुपस्थित भी होगा। कौन कौन सी कोशिकाएं हो सकती है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल होगी, लाल रक्त कणिकाएं, आप इसको कॉपी के अंदर लिखते रहें। आरबीसी के अंदर यहाँ पर आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऐसे विषाणु की कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट इसके बारे में और देखें, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, जीवाणु हो गया, या ब्लू ग्रीन एल्गी। आरबीसी, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, और विषाणु, वायरस, इन सभी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, या केंद्रक का कोई रोल नहीं होता है। वहां पर ये अपना एक स्पेसिफिक कार्य करती है ये कोशिकाएं। आरबीसी को अपन ब्लड के अंदर पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया भी था, सबसे छोटी कोशिका होती है। बैक्टीरिया, जीवाणु, इनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, वहां पर
ऊपर हरित लवक की मात्रा ज़्यादा होगी और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नील हरित शैवाल होती है, उस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, अर्थात सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करेगी। और विषाणु के अंदर तो दो ही चीज़ें पाई जाएगी, एक आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए कह सकते हैं, और ऊपर एक प्रोटीन का खोल, उसी को अपन वायरस या विषाणु के नाम से जानते हैं। तो उनमें उनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि केंद्रक के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। मान लीजिए कि ये एक केंद्रक है और इसके ऊपर यहाँ पर ये कोशिका है। इस कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ पर प्लास्टिड भी है, यानी कि लवक एल से लिख दिया मैंने, और भी बहुत सारे हैं जैसे सेंट्रियोल भी है। लेकिन ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर एक पाया जाएगा केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, और यहाँ पर पाया जाएगा कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है और इस केंद्रक द्रव्य के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। इस आनुवंशिक पदार्थ को अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक धागे नुमा स्ट्रक्चर को बनाऊं, बहुत लंबा धागा, और इसी धागे को बाद में अपन कहेंगे कि ये जो धागा है ये क्रोमेटीन धागे हैं। क्या है ये? क्रोमेटीन धागे। क्रोमेटीन धागे, ये क्रोमेटीन धागे आनुवंशिक पदार्थों के बने होते हैं। जब कोशिका विभाजित हो जाती है तब ये क्रोमेटीन धागे निर्जलीकृत, यानी कि एक जैसे मान लीजिए आपकी एक बहुत लंबा धागा है और उस बहुत लंबे धागे को अगर आपको एक जगह पे संभाल के रखना है, तो जैसे पतंग उड़ाते समय बहुत सारा धागा होता है तो उसकी आप इस प्रकार से एक लच्छी बना देते हैं, एक छोटा शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं उस धागे का। उसी धागे को, क्रोमेटीन धागे को, बहुत लंबे धागे को अगर छोटे रूप में बना दिया जाए, निर्जलीकृत कर दिया जाए, तो उसको अपन कह देंगे गुणसूत्र। तो क्रोमेटीन धागों से ही बाद में जाकर के क्या बनेगा? गुणसूत्र। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, पहले इससे पहले एक और पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ जो एक कोशिका से सूचना को दूसरे कोशिका में ले जाएगा कि किस प्रकार से माता पिता से संतति में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, उसको अपन कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। और यही आनुवंशिक पदार्थ क्रोमेटीन धागे से गुणसूत्र, और गुणसूत्र बाद में ये 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ह्यूमन की अगर बात करें, अलग अलग जीवों के अंदर केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग हो सकती है। ये क्रोमेटीन धागे किससे मिलकर के बने होते हैं? तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि आनुवंशिक पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होंगे। एक होगा हमारा यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और एक होगा आनुवंशिक पदार्थ आरएनए। मतलब ये 2 चीजों के मिलकर के बने होंगे कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। मुख्यतः अगर देखा जाए तो जीवों के अंदर या ह्यूमन के अंदर अपने डीएनए पाया जाता है और आरएनए जो होगा वो प्लांट के अंदर पाया जाता है, अगर मोटे मोटे रूप में अपन डिवाइडेशन करें तो। अब थोड़ा सा एक बार हम आनुवंशिक पदार्थ के बारे में पहले डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं और डीएनए और आरएनए के बारे में देख लेते हैं, फिर क्रोमेटीन धागे और गुणसूत्र को लेकर के केंद्रक के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अपना छूट नहीं पाए। बात कर रहे हैं अपन आनुवंशिक पदार्थों को लेकर के कि जो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ हैं उसमें 2 टाइप के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाएंगे और इसी को अपन न्यूक्लिक अम्ल के नाम से भी जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से अपन समझते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ किसको कहा जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। जैसे आपने कभी एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि मान लीजिए कोई बालक है या बालिका है, तो उसकी जो शक्ल है या उसका नाक नक्श जो अपन कह सकते हैं वो उसके फादर या उसके दादाजी या उसके नाना नानी से कहीं ना कहीं या उसकी मदर से कहीं ना कहीं मैच होता है। और हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए उनका कलर जैसा है वैसा ही कलर उन संतति के अंदर आने की संभावना रहती है। ये कभी आगे पीछे भी इसमें हो सकता है, लेकिन सेम नहीं होता है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर होंगे वो जेनेटिक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आएंगे वो कौन लेके आएगा? आनुवंशिक पदार्थ। और आनुवंशिक पदार्थों का एक और नाम क्या दिया मैंने यहाँ पर? न्यूक्लिक अम्ल भी कहा जाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल
कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाएंगे। और ये न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होंगे। एक न्यूक्लिक अम्ल हमारा होगा डीएनए, जिसका पूरा नाम होगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा वाला न्यूक्लिक अम्ल हमारा होगा आरएनए यानी कि राइबोस न्यूक्लिक अम्ल या राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब क्या होता है कि यही जो डीएनए और आरएनए की जो स्ट्रक्चर है ये बहुत लंबी लंबे एक धागे के समान होगी। बाद में जब जाकर के ये संघनित होगी या कलेक्ट होगी तो इसको अपन क्रोमेटिन धागे कह देंगे। क्रोमेटिन धागे बाद में जाकर के फिर निर्जलीकृत होकर के और एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर इन सारे क्रोमेटिन धागों की छोटी छोटी अपन 23 टाइप की ऐसी छोटी छोटी गड्डी बना देंगे, जिसमें अपन एक गड्डी को एक गुणसूत्र कहेंगे, जिसमें 2 पेयर होंगे। तो एक गुणसूत्र दूसरा गुणसूत्र ऐसे करते हुए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाएगा उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाएंगे, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपन को समझना है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए कैसे होते हैं, इनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जानकारी एक बिल्कुल बेसिक जानकारी है और ये लगभग हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, जो कंपटीशन एग्जाम दे रहा है उसको भी और जो नहीं दे रहा है उसको भी। क्योंकि इससे जुड़े हुए कई बार आप न्यूज़पेपर के अंदर भी खबर पढ़ लेंगे कि डीएनए की जांच होनी चाहिए। तो ये डीएनए क्या बला है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं डीएनए। बात कर रहे हैं डीएनए की, या डीएनए जो होगा वो केंद्रक के अंदर भी उपस्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट हो सकता है, मतलब होता ही होता है लगभग। लेकिन स्पेशली अगर अपन बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर जो केंद्रक की, तो केंद्रक के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ है, अभी हमने बात करी, और इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जो होता है 3 प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बना होता है। पहला पदार्थ होता है इसके अंदर शर्करा, शर्करा के साथ में जुड़ा होता है फास्फोरिक अम्ल, और फास्फोरिक अम्ल के बाद में एक और पदार्थ हमारा इसके अंदर होगा नाइट्रोजनी क्षारक। तो शर्करा कौन सी होती है इसके अंदर, एक प्रकार का एक कंपाउंड है, केमिकली कंपाउंड है जो शुगर का है, C6H10O5। ये एक प्रकार की शर्करा डीएनए के अंदर उपस्थित होती है। नेक्स्ट जो फास्फोरिक अम्ल है इसका भी सूत्र होता है H3PO4, फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, और ये भी इसके साथ शर्करा के साथ मिल जाता है। और फिर अगर जैसा कि आप चित्र के अंदर भी देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, और नाइट्रोजनी क्षारक के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। और लगभग प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि जब आरएनए की बात करेंगे तो मैं वहां पर कहूंगा कि आरएनए में दूसरे वाले नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाएंगे। तो ये जो एडेनिन और ग्वानिन होंगे इसको अपन बोलते हैं प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षारक, और थाइमिन और साइटोसिन नाम से जो नाइट्रोजनी क्षारक होंगे उसको बोलेंगे अपन पिरिमिडीन। तो फ्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में बंध होता है। और जैसा कि आप एक इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, यही डीएनए का जो डायग्राम है, यहाँ पर ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर है, कुंडली नुमा स्ट्रक्चर है, और इसकी इस कुंडली में एक जो कुंडली की लेंथ होती है, एक कुंडली की अगर अपन लंबाई की बात करें तो वो 34 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी लंबाइयों को नापने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला शब्द है, जहां पर 10 की पावर -10 10 की घात -10 जो मीटर अगर अपन कहें तो उसको हम एक एंगस्ट्रॉम के नाम से जानेंगे। तो इस 34 एंगस्ट्रॉम एक कुंडली की लंबाई होती है, और इस एक कुंडली में लगभग 10 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये अलग अलग सीक्वेंस के अंदर क्रम में हो सकते हैं। हर पर्सन के अंदर इनका सीक्वेंस अलग होता है, और डीएनए के जो पहचान है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन का क्रम क्या है। उस क्रम का पता लगा लेते हैं और फिर उससे ही प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती है, और वो आरएनए के द्वारा भी की जाती है, और इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये चीजें अगर अपन जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में अपने को पढ़ने को मिल सकती है। लेकिन अपन स्पेशली अभी जो बात कर रहे हैं कि केंद्रक की बात कर रहे हैं, और केंद्रक के अंदर अपन डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए के लिए आपको पहले ये बातें याद रखनी जरूरी है कि शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक। और नाइट्रोजनी क्षारक होंगे 4 प्रकार के, ATGC के नाम से भी आप कह सकते हैं इसको। ये A एडेनिन, ये T थाइमिन, और G ग्वानोसिन या ग्वानिन, और C साइटोसिन। तो ATGC के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। इसकी और भी ट्रिक आप बना सकते हैं, AGTC के नाम से आप कोई भी ट्रिक बना करके नाम याद रख सकते हैं। लेकिन वहां पर जैसे अगर प्रश्न आता है तो ATGC डीएनए के अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन आरएनए के बारे में।
आरएनए की अगर अपन बात करें तो आरएनए जो होगा वो सामान्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि ये केंद्रक में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कोशिका के बाहर जिस प्रकार से झिल्ली होती है, जिस प्रकार से आवरण होता है, इसी प्रकार से केंद्रक के बाहर भी आवरण होगा और उसको अपन केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। और इस केंद्रक झिल्ली के अंदर डीएनए तो होगा ही होगा केंद्रक के अंदर, लेकिन आरएनए अंदर बाहर आ जा सकता है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आरएनए 3 टाइप का होता है, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आरएनए कैसा कितने प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है, किस किस से मिलकर के बना होता है। तो आरएनए के अंदर भी ठीक जैसा डीएनए के अंदर अपन ने पढ़ा है कि वहां पर भी शर्करा होती थी, तो यहां पर भी शर्करा है, बस वहां पर डीऑक्सीराइबोस शर्करा थी और यहां पर राइबोस शर्करा प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट उसके बाद फास्फोरिक अम्ल, वही फास्फोरिक अम्ल जो डीएनए के अंदर पाया जाता है, यही फास्फोरिक अम्ल यहाँ पर भी पाया जाएगा और यहाँ पर भी नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। लेकिन अगर अपन ने डीएनए की बात करी, वहां से अगर अपन तुलनात्मक अध्ययन करें तो वहां पर मैंने आपको लिखवाया था कि एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। तो आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर एक नया नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है जिसको अपन यूरेसिल के नाम से जानते हैं। बाकी सारे नाइट्रोजनी क्षारक एज इट इज प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन वैसा का वैसा होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा, लेकिन आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होगा और डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होगा। तो ये बात तो हुई कि आरएनए कैसा बना होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हैं ठीक इसी प्रकार से बना होता है। एक फर्क और होता है कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो द्विकुंडलित होती है, मतलब डबल कुंडली के लेयर की होती है। लेकिन जैसा कि आप चित्र के अंदर देख पा रहे हैं, आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक सिंगल कुंडलित होती है, मतलब एक सिंगल धागे के समान ये कुंडलित आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आप इस प्रकार की स्ट्रक्चर को अपनी नोटबुक के अंदर भी बना सकते हैं और ये सारी जानकारी भी लिख सकते हैं। थोड़ी इसके बारे में और अपन डिटेल से बात करते हैं कि आरएनए के और क्या-क्या टाइप हो सकते हैं। आरएनए जो होगा वो 3 टाइप का आरएनए पाया जाता है किसी भी सेल के अंदर। जनरली जो 3 टाइप का आरएनए पाया जाता है, लेकिन जैसे डीएनए भी होता है तो इसके भी अलग-अलग टाइप होते हैं, लेकिन इनमें से जो स्पेसिफिक जो डीएनए होता है जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी हम बात करते हैं, उस डीएनए को कहते हैं बीडीएनए। और इसके बारे में डिटेल से बाद में और मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं आरएनए की, तो आरएनए जो होगा वो 3 टाइप के आरएनए में फर्स्ट आरएनए होता है आरआरएनए, और सेकंड आरएनए होगा हमारा एमआरएनए, और थर्ड वाला आरएनए हमारा होगा टीआरएनए। तो आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों अलग अलग काम करते हैं और कोशिका के अंदर क्या क्या काम होते हैं देखिए। जैसा मैंने पहले भी राइबोसोम के अंदर बताया था आपको कि आरआरएनए का जो काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है, मतलब राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। तो राइबोसोम के ऊपर जो आरएनए पाया जाएगा या आरएनए जो राइबोसोम के साथ होगा उसको अपन कहते हैं आरआरएनए, और ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। नेक्स्ट जो मैसेंजर आरएनए होगा, तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि मैसेज पहुंचाएगा, मतलब कोशिका द्रव्य से केंद्रक के अंदर आनुवांशिक गुणों की सूचनाओं को पहुंचाने का काम जो करेगा वो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए करेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो टीआरएनए, तो यहां से नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसफर करेगा टीआरएनए, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, इसलिए कि आवश्यक पदार्थों का परिवहन करने का कार्य कहां से, कोशिका द्रव्य से लेकर के केंद्रक द्रव्य के मध्य में जो आवश्यक पदार्थों का परिवहन करने का अगर कोई कार्य करेगा तो वो हमारा होगा टीआरएनए। अब ये तो हुई आरएनए की बात, लेकिन अगर अपन बात करें आरएनए और डीएनए के बीच में तुलना की, तो कोशिका या केंद्रक के अंदर अगर अपन बात करें तो आरएनए जो पाया जाता है वो कम मात्रा में पाया जाता है डीएनए से, मतलब डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक बात ये भी आ सकती है, डीएनए की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, दूसरी बात जो फिर मैं अभी देखा कि डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना थी, डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना थी वो वॉटसन तथा क्रिक नाम का एक मॉडल आया था। 2 साइंटिस्टों ने एक मॉडल दिया था, वॉटसन और क्रिक मॉडल। पहले क्या होता है कि कोई भी चीज, मान लीजिए ये तो बहुत छोटी चीज है, तो इसको डायरेक्टली ले जाके सामने तो नहीं दिखाया जा सकता, उसका एक मॉडल बनाया जाता है। मान लीजिए कोई आपको हाउस बनाना है, तो उस हाउस का सबसे पहले एक मॉडल बनाया जाता है, एक नक्शा बनाया जाता है, एक मैप बनाया जाता है, और फिर उसमें डिसाइड किया जाता है कि इसमें ये चीज यहाँ पे रहेगी, यहाँ पर आप एक रूम बनाएंगे, यहाँ पर बेडरूम बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से वॉटसन और क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल बनाया और उसमें कहा कि यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर शर्करा प्रेजेंट होगी,
होगी, यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल प्रेजेंट होगा, इनके बीच में इतने बंधन होंगे। ये सब बात किसने बताई थी? वॉटसन और क्रिक मॉडल। और ये बात से डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम्स के अंदर। वॉटसन और क्रिक मॉडल किसने दिया था? अच्छा, दूसरी बात, क्या डीएनए और आरएनए को कृत्रिम रूप से या प्रयोगशाला के अंदर भी बनाया जा सकता है? तो ऐसा काम सबसे पहले इंडियन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हरगोविंद खुराना। यहां पे लिख देता हूं मैं, हरगोविंद खुराना। इन्होंने सबसे पहले डीएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण किया। हरगोविंद खुराना ने डीएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण, डीएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण किया। कृत्रिम संश्लेषण मतलब इन्होंने नाइट्रोजनी क्षार को लेकर के और फास्फोरिक अम्ल को लेकर के और शर्करा को लेकर के और एक सिंगल डीएनए स्ट्रक्चर इन्होंने बना दी। और यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने जो केंद्रक को लेकर के बात करी है, राइबोसोम को लेकर के जो बात करी है, या जितने भी पुराने वीडियो लेक्चर के अंदर भी आपने जो भी अंगकों की बात करी है, यहां तक पूरी बात हमारी एंड होती है। तारक काय को लेकर के बात करी है हमने आज में। तो ये सब कुछ आपको एक नोटबुक के अंदर लिख लेना है और उसके बाद इसको बार बार पढ़ते रहना है। और यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, किसी चीज में डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स के द्वार आपके लिए हमेशा से खुले हुए हैं। वहां पर आप लिख करके और कोई भी प्रॉब्लम आप अपनी मुझसे साझा कर सकते हैं। साथ में मिलकर के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी जहां तक हो सकेगा हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। शुक्रिया।